सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही भी सभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम क्या है? दिख नहीं रहा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब जैसे कल बहुत बड़ा टॉपिक था, उससे कंपैरिजन में बहुत छोटा टॉपिक है ये। ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर है। चलो प्रॉपर है तो क्वेश्चन लगाओ। फिर पहला क्वेश्चन ये रहा, डॉबरनेर का लॉ ऑफ ड्रैग। पहला क्वेश्चन हो। अच्छा, कितने लोग क्या गंगा मेला सेलिब्रेट किया जाता है? जैसे आज जो है ना, कई जगहों में गंगा मेला सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि कानपुर जैसी जगहों में गंगा मेला मनाया जाता है, कलर चलता है होली से भी ज़्यादा। क्यों? हालेलुया बेटे सूर्यांश, करवाएं तुमको हालेलुया अभी है। बेल ट्रीटमेंट पता है ना तुमको? डॉबरनेर का लॉ ऑफ ट्राइड, इट grouped the elements in set of three called as triads. The atomic mass of the middle element was approximately the average of the first and the third elements. Yes, पहले और तीसरा जो है ना उसका एवरेज निकालोगे, बीच वाला निकल के आएगा। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक मास। नहीं भाई, नहीं मेरे भाई। ठीक है, एटॉमिक मास की अगर बात करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है, ना कि डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। ठीक है, डॉबरनेर जी के कितने लॉ ऑफ ट्राइड दिए थे? क्यों, कितने ट्राइड्स दिए थे? सो आई डोंट नो सर। ओके, शीतला सप्तमी मनाते हैं। अच्छा सर, मैं 12 दिन से नहीं पढ़ा हूँ, तो आज इतना पढ़ो तुम, आज इतना पढ़ो कि पूरा रिग्रेट ख़त्म कर दो आज। ठीक है, चलो ओके, हो गया। हाँ, तो 3 लॉ ऑफ ट्राइड दिए थे, मतलब 3 ट्राइड्स दिए थे। ठीक है, 3 थे अकॉर्डिंग टू RRB, 4 हैं अकॉर्डिंग टू SSC, 5 अकॉर्डिंग टू गूगल। ठीक है, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कब दिया गया? 1865 में, 1865 में। एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। एवरी eighth element had properties similar to the first element. The law was valid in elements, was not valid for elements beyond calcium. ओके। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, मेंडलीव, जिन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी 1869 में। अगर आपको याद हो, जर्मन जो पेपर है उसमें पब्लिश हुआ था, याद है? 1872 में वो पब्लिश हुआ था जर्मन पेपर में, ये बस ध्यान रखना है। दिया 1869 में था। इट अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और द एटॉमिक मास। बिल्कुल, एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास ही चल रहा था। एटॉमिक नंबर पे कब आया था? क्यों? एटॉमिक नंबर पे, तो एटॉमिक नंबर पे हेनरी मॉजले ने 1913 में बोला था। ठीक है, हेनरी मॉजले ने। द टेबल हैड 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। इस सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या है? सही है। ठीक है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल टेबल। नो, दे वर नॉट। ऑप्शन नंबर ए। लैंथेनाइड एक्टिनाइड की अगर बात करेंगे तो ये आपके थर्ड जो नंबर का ग्रुप है ना, जिसको 3B भी बोलते हैं, 3B या थर्ड ग्रुप। तो जो 3B है या थर्ड ग्रुप है उसमें आते हैं, उसमें लैंथेनाइड भी आता है, एक्टिनाइड भी आता है, लेकिन पीरियड अलग अलग हो जाएगा। लैंथेनाइड का 6th हो जाएगा, एक्टिनाइड का 7th हो जाएगा। और ये आते हैं कहाँ पर? ये आते हैं F ब्लॉक में, जिनको कि अपन बोलते हैं क्या? इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ITM। ओके, ला से लेके लू तक है वो, लैंथेनाइड से लेके लूटेटियम तक, और वो है एक्टेनियम से लेके लॉरेंशियम तक, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट वॉज प्रपोज्ड बाई हेनरी मॉजले 1913। येस, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। येस, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं ये। ठीक है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है? द टेबल कंटेन्स 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये भी सही है आपका, है ना, कि 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं, 7 समूह देखने को मिलते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर D 1, 2 and 3। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, consider the following statement about periodic trends. Ionization energy generally increases across a period. तो आयनाइजेशन एनर्जी ले लो,
या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लो या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ले लो, ऊपर से नीचे में डिक्रीज करेंगे, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज करेंगे, ये ध्यान रखना है अपने को। तो जनरली इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, बिल्कुल सही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, यस इट इज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, नो। तीनों, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों ही डिक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। So option number A is the correct answer of this question. Now coming on towards the chemical reaction and equation, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अभी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि वो तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हाँ ये बताया कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पे आते हैं, और इंटरेस्टिंग क्यों है तुमको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तुमको पता चलेगा जो है कि क्यों जो है कैसे सलमान खान जो है सिंगल हुए, ठीक है, कैसे अदला बदली होती है, वो सारी चीज़ें आज आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। केमिकल रिएक्शन पे आते हैं भी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस कि भाई उससे हीट निकल ली कि नहीं निकल ली। तुम लोगों ने जो केमिस्ट्री की लैब होती थी जहाँ की खाली बॉटल्स रहती थी, ठीक है, जहाँ पे तुम मौज मारने जाया करते थे, वहाँ पे टेस्ट ट्यूब भी होती थी। टेस्ट ट्यूब है तो पता नहीं है ना, टेस्ट ट्यूब लेके आते थे, पूरा कोट वोट हमारे स्कूल में तो भाई साहब कोट वोट भी बोलते थे, कोट वोट लेके, मतलब कोट पहन के ही आओगे, ठीक है, तभी घुस पाओगे। अलग ही उनका चलता था। हमारी स्कूल की कॉपी होनी चाहिए तभी होगी, नहीं तो मार खाओगे, ठीक है। कोट होना चाहिए सफ़ेद कलर का, ऐसा फील आता था ना भाई साहब, ओहो साइंटिस्ट टाइप फील आता था भाई साहब। पूरा फट गया था कोट, मुझे याद है, ठीक है। उसमें कुछ तो केमिकल कुछ तो पड़ गया था, वही फट गया था, फटा कोट पहन के जाता था मम्मी बोलती थी ये कोट अब मैं नहीं दिलाने वाली भाई, फटा है, फटा पहन के जाओ, ठीक है। ये समझ लो जो क्या ब्लैंकेट ही बोलते हैं, ब्लैंकेट नहीं ब्लेजर बोलते हैं वो जो सर्दी वाला कोट होता है जो स्कूल में पहन के जा जाता था, ठीक है, हमारे यहाँ पे लाल कलर का होता था। तो वो मम्मी ने किसी से, मतलब हम लोगों ने मांगा था किसी से, हमारे यहाँ पे एक थे, ठीक है, थे रिलेशन टाइप में ही, तो उनका लड़का पहले उसी स्कूल में जाता था जहाँ मेरा एडमिशन हुआ, ठीक है। तो वहाँ से मम्मी ने, अब वो तो जाता नहीं, तो उनका कोट भाई ले लिया, ठीक है, और वो कोट मैंने कक्षा 12वीं तक चलाया, समझ रहे हो गरीबी देखी तो खैर यहाँ पे जब भी आपने अगर नोटिस किया हो कभी, अगर आपने रिएक्शन करवाई हो केमिस्ट्री की, भाई मैं केमिस्ट्री लैब से इतनी स्टोरीज जुड़ी है ना, मैं क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बॉटल्स रखी होती थी, ठीक है, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ उस साइड कोई दूसरा खड़ा है, ठीक है, और बॉटल्स के बीच से ही आदान प्रदान हो रहा है, मतलब बातों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि कोई भी रिएक्शन करवाई जाती थी, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, या तो टेस्ट ट्यूब बहुत भयंकर गर्म हो जाती थी। आपने नोटिस किया कि टेस्ट ट्यूब एकदम धुआं सा निकलने लगता था, धुआं हो गया। उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब है निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट, तो हीट का निकलना इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक कहानी है, ठीक है, मुझे लास्ट में रिकॉल कराना, नहीं तुम बोलोगे ज़्यादा बातें कर रहे हैं सर, आखिरी में उसको बताएंगे, ठीक है। एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में क्या है, हीट जाती है अंदर हीट अंदर जा रही है, दैट इज एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या है, हीट निकल रही है, सिंपल। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अभी इसलिए शुरू में पढ़ा है क्योंकि काफ़ी सारी जो हम आगे रिएक्शन देखेंगे उसमें कुछ एक्सो होंगी कुछ एंडो होंगी, तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक्सो एंडो का मतलब क्या है ना। ठीक है, चलो। मेरे स्कूल में लैब ही नहीं था, ओहो, नहीं असली गरीबी तो आपने देखी है, नहीं खैर कोई नहीं। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे आते हैं। तो एक्सोथर्मिक में रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक्सो का मतलब आउट हो गया, एंडो का मतलब इन हो गया, हिंदी में लिखा हुआ। ऊष्मा छेपी बोलते हैं एक्सोथर्मिक को, और एंडोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी शिशु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा का शोषण कर रहा है, मतलब कि उसको अपने अंदर ला रहा है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, ओके। चलो, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। अभी तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ हीट क्लासीफाई किया था। क्लासीफाई तो हम बहुत सारी चीज़ों पे कर सकते हैं, जैसे कि आपने कई सारी रिएक्शन जब हम करवाते थे तो टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ इकट्ठा हो जाता था, याद है आपको,
कुछ ऐसे सॉलिड सॉलिड सा जम जाता था, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी, डिपॉजिट हो गया। खैर, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रस। भाई साहब मैं पता नहीं केमिस्ट्री लैब में जाता हूँ ना तो मुझे इतने सारे किस्से याद आते हैं, मुझे रोकना पड़ रहा है खुद को। खैर, प्रेसिपिटेट से भी मुझे कुछ याद आ गया। खैर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, आज तो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग हो रही एकदम। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। पहली बात तो ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, लेकिन होती क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन कर जाना, यानी कि जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल, नहीं सिंगल का आंसर ये भी तो भैया, हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है। हीट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि हीट को पकड़ के तुम कुछ कर लोगे उसका, वो प्रोडक्ट नहीं है वो। ठीक है, हीट को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये क्या है? क्विक लाइन सर, कुछ नहीं, चूना। जो भुरभुरा चूना होता है, भुरभुरा वाला, एकदम सूखा वाला चूना, देखा तुम लोगों ने? जब पुताई करवाई होगी, कभी ना कभी तो पुताई करवाई होगी, करी होगी, कुछ तो किया होगा, हैं कि जीवन में कुछ नहीं किया हो। तो सफ़ेद वाला जो चूना होता है, पेंटर आता होगा तुम्हारे यहाँ कि तुम करते थे? क्यों, एक सेकंड, क्यों तुम लोग करते थे या बुलाते थे? क्या होता था? आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो तुम लोग करते थे, बुलाते थे? क्योंकि कई बार होता है ना, मम्मी लोग बोलती है बेटा ये पुरानी वाली बनियाइन है और पहनो, और लग जाओ बेटा ये बुरुश है, लग तो जाओ जरा, चूना उना मिला। नहीं, अगर ऐसा है तो पहले बता दो। ठीक है, तो तुम्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। लेकिन नहीं है तो अगर तुम्हें कभी नोटिस किया हो कि जो पेंटर जी आते हैं वो क्या करते हैं, पहले चूना लेते हैं। चूना चूना दीजिए, चूना, बाल्टी, अच्छा बाल्टी, मतलब उनकी ख्वाहिशें ऐसी आती हैं ना कि भैया राजा साहब तो यही हैं। ठीक है, बाल्टी दो उनको पहले, पानी भर के। वो क्या करेंगे, उस पानी भरी बाल्टी में चूना डालते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी शर्ट वर्ट उतारते हैं, बनियान उतारते हैं, थोड़ा मसाला है ना लगा के और एकदम मुंह में फंसा के, ऑल सेट टू गो। एक्चुअल में पता है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब चूने को पानी में डाला जाता है ना, तो जो धुआं निकलता है, जो गर्मी निकलती है ना, अगर उसको छू लिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तैयारी नहीं हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी फिर। क्यों? क्योंकि बहुत भयंकर हीट निकलती है, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इसलिए थोड़ा वेट किया जाता है, आराम से सब्र करके। ठीक है, तो ये है। अब जब वो इस स्लेक्ड लाइम को, यानी कि जो है एक्वस टाइप हो गया, एक्वस है ना पानी, एक्को, एक्यू का मतलब एक्वस पानी, इसको मारेंगे दीवार पे, और दीवार पे मारने के बाद फिर देखो तुम 1-2 दिन बाद जो शाइन निकल के आती है, वाह, मज़ा आ जाता है एकदम, चमक जो आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो उन्होंने लाइम वाटर मारा ना दीवार पे भी, जो चपकाया ना उन्होंने दीवार पे भी, उसमें जो हमारी एटमॉस्फेरिक CO2 होती है, एटमॉस्फेयर में कितनी CO2 होती है ज़रा बताओ, वो धीरे धीरे इससे रिएक्शन करना शुरू कर देती है, इससे चपकना शुरू हो जाती है, और चपक के जो बनाती है ना, और जो चमक आती है ना, ठीक है, वो देखने लायक होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की चमक होती है वो। और इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी के अलग अलग नाम हैं। चौक बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, तो वही सेम है ये सब कुछ। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही है। ठीक है, तो क्विक लाइन क्या है? बुझा हुआ चूना, बुझा है, अभी जला नहीं है, बुझा है, सूखा वाला, पानी डाला, गीला हो गया, और फिर हमारा दीवार पे CO2 जी थी 0.036%, वो चपकना शुरू हो गई, चपक के शाइनी फिनिश दे दिया। वही लिखा है यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ आपका लाइम वाटर रिएक्ट स्लोली विथ CO2 इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। शाइनी फिनिश देता है, वाइट कलर का होता है, और ये 3 नाम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पता है एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन होता है वो? कि कौन सी गैस है दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? क्योंकि ये जो CaCO3 है वाइट या फिर मिल्की है, ये मिल्की कलर का, दूधिया कलर का है। तो दूधिया कलर कहाँ से आता है? एक्चुअल में CO2 इज दैट गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CDS वालों को बहुत प्यार है इससे, मैं बता रहा हूँ। CDS CAPF मतलब UPSC वालों को, CDS CAPF NDA में बहुत प्यार है इससे इनको। जैसे मान लो तुम UPSC और कहीं कभी, जैसे मान लो जो पेपर बनाते हैं उनसे बोल दो गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की,
तुमने वो पिक्चर देखी है जिसमें कि अक्षय कुमार बोलता है पानी, तो राजपाल यादव बोलता है हे और उछलता है। वैसे होता है उन लोगों का हाल, जैसे हम बोलते हैं ना लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो वैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग। भाई बहुत फेवरेट है इनका ये, कौन सी गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ध्यान रखना CO2। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण क्या हैं? ऊष्माक्षेपी के अन्य उदाहरण यानी एक्सोथर्मिक का मतलब है जहाँ पे हीट निकलती है, ओके। ये है बर्निंग ऑफ कोल हो गया और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। एक्चुअल में ये अभी थोड़ा सा होल्ड कर दो इसको, क्यों? क्योंकि अभी जो हम देखने वाले हैं, एक सेकंड रुकना, बस थोड़ा सा रुकना। ये थोड़ा सा मुझे आपको पहले पढ़ाने दो कंबशन, इसके बाद थोड़ा सा पीछे आएंगे, ठीक है। कंबशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना, दहन करना। होलिका दहन अभी हुआ था, है ना, तो होलिका दहन हुआ था, होलिका जी जलाई गई थी, दहन, कंबशन। It is a type of chemical reaction where a substance reacts with oxygen gas releasing energy in the form of light and heat. तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि जलाया जाता है, और जलाया बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जा ही नहीं सकता। जैसे कि तुमने वो पान देखा है, फायर पान मुंह में रखते हैं, आग नहीं लगती, मुंह जलता नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मुंह बंद करते हैं आप, मुंह बंद करने के तुरंत बोला जाता है, जैसे मुंह बंद करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गया ऑक्सीजन सप्लाई, तो कंबशन हो ही नहीं पाएगा, जल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपका पान वहीं जैसे मुंह बंद किया बुझ गया, खत्म। समझ रहे हैं आप? तो वो होता है फायर पान। तो ऑक्सीजन के बिना तो कुछ जल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो कंबशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो कंबशन में आप यहाँ पे देखा, ये बर्निंग ऑफ कार्बन है कि किस तरीके से CO2 और हीट बना, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। कंबशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो दो रिएक्टेंट, जो ये एरो होता है, एरो के लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड में लिखा होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखो तो दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दैट इज़ वाई ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्योंकि हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक तो हो गई। समझ आ रही है आपको बात? नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस मेथेन को ही नेचुरल गैस आप बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। वैसे तो सिर्फ क्या बोलते हैं, मेथेन ही नहीं होती नेचुरल गैस में, लेकिन मेन जो कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, मेथेन ही होता है, जिसको कि हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेनली तो मार्श गैस होता है ये CH4। तब CH4 की अगर बात करेंगे तो इसको जब हीट करवाएंगे, ठीक है, 2O2, तो CO2 और H2O मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एक तरीके से कंबशन रिएक्शन, इसको हमने जलाया, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन को लिया जाता है और जलाया जाता है। यहाँ पर आई थिंक बना नहीं हुआ कहीं पे, लेकिन इस तरीके से है, जैसे कि कोई यहाँ पे लौ है, ठीक है, मान लेते हैं लौ है, और उसी लौ पे सीधे रख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको इनडायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में डाल के कुछ हीट करा ना, सीधा उसको आग में रख दिया। जब इसको आग में रखते हैं तो ये रिएक्ट करके ये इस तरीके से, जब इसको आग से जलाते हैं ना, तो इसे गिरता सा है, कुछ गिर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट, PPT प्रेसिपिटेट क्या चीज़ होती है, सॉलिड चीज़ होती है। जब हम किसी रिएक्शन को करवाते हैं तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम प्रेसिपिटेट यहाँ पे बोल देते हैं, जो जमा हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बन गया और हीट निकली, ठीक है, और लाइट निकली, वाइट डैजलिंग लाइट है। तो इसी वजह से एडवाइस किया जाता है कि अगर आप मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो एकदम आप बहुत देर तक नंगी आंखों से, यानी कि नेकेड आई से ना देखें, चश्मा लगा के तो काला वाला वो देखें, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा अवॉइड कर दें, नहीं तो आपकी आंखें चौंधिया सकती हैं और आपकी डैमेज भी हो सकता है, परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज़ यूज इन दी फायर वर्क्स बिकॉज इट बर्न्स वेरी हॉट एंड ब्राइट। तो मैग्नीशियम को फायर वर्क्स में भी इसीलिए यूज़ किया जाता है, जो फुलझड़ी वगैरह होती हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो जब जलाया जाता है तो यहाँ पर वाइट डैजलिंग लाइट निकल के आती है, ठीक है। मैग्नीशियम इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक O2 टू फॉर्म MgO। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि मैग्नीशियम को सैंड पेपर के साथ रब क्यों किया जाता है। सैंड पेपर क्या होता है, कुछ नहीं, रेगमाल सुने हो, रेगमाल जो पेंटर लोग अपने लगाते हैं, है ना, पहले दीवार में कर 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 एकदम बराबर करने के लिए, तो वही होता है। तो इसलिए इसको रब किया जाता है, सो दैट
ये जिस जो भी MgO वगैरह का डिपॉजिट हो गया है तो वो हट जाए, ठीक है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो वो रिएक्शन होने नहीं देता फिर, इसलिए जब MgO को लेते हैं तो सैंड पेपर के साथ रब कर देते हैं सो दैट कि पहले से कोई MgO अगर इकट्ठा है, डिपॉजिट है, तो वो निकल जावे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर किस तरीके का प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, ओके। नाउ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो बस ध्यान रखना है रेस्पिरेशन भी हमारी एक्सोथर्मिक होती है। अब ये मत पूछना सर रेस्पिरेशन क्या होता है, बायो भी हम लोग पढ़ के आए और हमने पढ़ा है कि जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है ना, ग्लाइकोजन के रूप में जो खाना हमारा स्टोर होता है, उसके बाद फिर इसको ग्लूकोज के रूप में जो कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज से जो एनर्जी बनानी होती है हमारी बॉडी को, वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही बनती है। डिटेल में हम लोगों ने देखा था, जैसे सांस लिया हमने तो सांस लेने से क्या हुआ, हमारे लंग्स में गया, एल्वेलाई में भरा, एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, फिर हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, फिर ऑर्टा के थ्रू उसने पंप किया, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, हर एक सेल तक पहुंचा, हर एक सेल में बैठा हुआ ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये ग्लूकोज जो है टूट जाएगा, पाइरुवेट में पहले टूटेगा, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनाएगा साइटोप्लाज्म में, एंड देन उसके बाद पूरी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। 2 ATP बनेगा साइटोप्लाज्म में, देन माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ATP बनेगा उसके इंटरनल कंपोनेंट मैट्रिक्स में, और 36 ATP बनेगा, 34 ATP बनेगा कहाँ पर, अब जो उसका ये क्रिस्टे है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे। तो टोटल 38 ATP की एनर्जी बनती है। तो क्योंकि एनर्जी निकल रही है इन दी फॉर्म ऑफ हीट निकल रही है, तो जब हम जैसे कुछ भी काम करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है जो हमने खा रखा है वो एनर्जी के तौर पे बाहर निकला है, तो एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकली है। तो रेस्पिरेशन भी कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, हीट निकलती है। कॉम्बिनेशन का ही उल्टा होता है डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। कंबशन का मतलब होता है जलना, कंबशन का मतलब होता है जलना, सिंपल। कॉम्बिनेशन का मतलब है जहाँ दो चीज़ें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक। डिकम्पोजिशन में होता है जहाँ पे एक सिंगल चीज़ दो चीज़ें बना रही है। समझ में आई आपको चीज़, क्यों आपको ये चीज़ समझ में आई, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि एक सिंगल चीज़ दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों में टूट रही है। So it is a type of chemical reaction where single compound breaks down into 2 or more simple products, often requiring energy in the form of heat, light और decomposition। वैसे वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट निकलती है और यहाँ पे हीट चाहिए होती है, ओके। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। क्या मतलब होता है, टूटना। टूटती तीन चीज़ों की वजह से है, कोई भी चीज़ तीन चीज़ों के से टूटती है। या तो हीट कैसे टूटेगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है, या वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे, या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, या वो लाइट की वजह से टूटेगी तो फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तीन कारणों की वजह से हो सकता है, या तो हीट की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या लाइट की वजह से। तीन हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन। पहला वाला देखो, ठीक है, ओके। तो पहला वाला आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक सेकेंड, वॉइस आ रही है प्रॉपर, एक बार जरा कंफर्म करना। चलो, आई थिंक आ रही होगी। तो ये फेरस सल्फेट है, ठीक है। फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो लगभग ग्रीन के आसपास होता है, लगभग ग्रीन के आसपास, मतलब कहीं ब्लू ग्रीन, कहीं पे लाइट ग्रीन, इस तरीके से लिखा हुआ दिख सकता है, लेकिन आप ग्रीन याद रखना। जब इसको करते हैं हीट, क्या करते हैं, हीट, तो क्या होता है, ये Fe2O3, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ओके। और निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और निकलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हीट की नीड पड़ती है। ये देखो हीट, SO2 जो होती है ये गैस ही रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारे सॉक्स नॉक्स, जो हमारी एसिड रेन होती है ना, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी की ध्यान रखना पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल का मतलब है बड़ी अजीब सी, चोक कर देने वाली स्मेल होती है, यानी कि ऐसे एकदम से सांस ले लोगे ना तो एकदम अजीब सा लगेगा, सांस रुक सी गई है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, अब ऐसा नहीं कि एकदम से निकलती है, सांस लेते रहना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेटा
बड़ू सांस पे ध्यान देने का। सांस आया तो आया, सांस गया तो गया, ठीक है। तो बड़ू सांस पे ध्यान देने का। अगर तुमने सांस पे ध्यान नहीं दिया सेशन करवाते वक्त और फिर एकदम से डीप ब्रीथ का याद आया तुम्हें कि डीप ब्रीथ ले लेते हो और उस टाइम अगर सोटू निकल आई, गए तुम बेटा काम से, ठीक है, मतलब बेहोश हो जाओगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, ठीक है, अगर वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो है, इसीलिए जब भी रेशन कराओ हल्की हल्की सांस लेते रहना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला जाता है हाथ से टेस्ट ट्यूब से अपनी ओर हल्का सा करते रहो पुश उसको, ताकि अगर हल्की सी निकलेगी तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा स्मेल इसलिए करना होता है ताकि ज़्यादा स्मेल ना कर लो, ठीक है, जिसमें पंजेंट स्मेल होती है। कैल्शियम कार्बोनेट इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम और CO2 में टूट गया, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, यानी हीट का यूज़ करके तोड़ रहे हैं। ये होगा वो लेड नाइट्रेट का होगो, लेड नाइट्रेट होगो, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड और बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम से निकलेंगे, भूरी भूरी झाग निकलेगी बेटे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको ऐसा रट्टा मारना कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें, अपना मोबाइल नंबर भूल जाए लेकिन ये मत भूलना, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2, ठीक है। जब तुमने, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने रिएक्शन करवाई भी हो, ऐसे झाग सी गैस निकलती, झाग सी या फिर धुआं सा निकलता है, काला काला, पूरी टेस्ट ट्यूब अंदर से काली हो, मतलब भूरी हो जाती है, मतलब काली टाइप, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। लेड नाइट्रेट का जो ओरिजिनल कलर होता है ये वाइट हो तो है, ठीक है, वाइट। और ये जो लेड ऑक्साइड होता है ना, ये आपका येलो कलर का रेजिड्यू बनता है, येलो कलर का रेजिड्यू या PPT बोल लो। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स, और कौन सी गैस निकल रही है, O2, इग्नोर मत करो O2 को, इसी की वजह से जीवन चल रहा है, ठीक है। तो NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकदम रट्टा मार लेना, बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि बिजली डाल के पानी को तोड़ दिया। पानी क्या है, H2O है, पानी क्या H2O है। अब जब हमने इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई, पहली बात तो मैं ये बता दूं मैं कि जब प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इस रिएक्शन में अपने को क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन में अपने को एक काम करना पड़ता है कि थोड़ा सा एसिड डाल देना होता है, लाइक HCl टाइप, तो एसिडिफाइड वाटर हो गया। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयंस बन गए, बिना आयंस की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इसीलिए जो प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप RO का वाटर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे नॉर्मल पानी है ना, जो घरों में आता है नॉर्मल, बिना प्योरीफाई हुए, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे आपको मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती हैं आयंस बना के, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी है, पानी को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी करवाया तो कैथोड में H2 मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी, और एनोड में O2 मिलेगी। ध्यान ये रखना है कि H2 गैस कलेक्टेड इज डबल द अमाउंट ऑफ O2। जो कैथोड में हाइड्रोजन मिलेगी वो ऑक्सीजन की डबल मिलेगी। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जो H2O होता है उसमें आप देख लो H2O कैसे बनता है, पानी का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब 2 हाइड्रोजन आएंगे और 1 ऑक्सीजन आएंगे। तो ऐसे याद करो, H2 गैस जो होती है, H2O डबल में होगी एज कम्पेयर टू O2, ठीक है। क्लियर है? केमिस्ट्री का लैब अटेंडेंट थे, उनका नाम था राम बाबू, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ऐसे टाइप रहते थे। राम बाबू जी वो दे दीजिए, क्या दे दो हैं, उसमें करो ना, ऐसा टाइप होता था, सच बता रहा हूँ, इससे भी मतलब हम लोग ऐसे, राम बाबू जी वो एक क्या दे दीजिए, क्या केमिकल दे दीजिए, जो है उसे करो ना। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग डरते थे, ठीक है। जिस तरीके से उनका बोलने का या फिर जैसा भी था, मतलब हम लोग थोड़ा, एक बार काफ़ी भयंकर लड़ाई हो गई थी। अब तुम लोगों को क्या ही मैं रिलेट कराऊँ, ठीक है। अगर मेरे क्लासमेट अभी कोई होता ना, वो लड़ाई सुन के बहुत ज़ोर का हंसता। भाई जो लड़ाई हुई थी एक बार, एक स्टूडेंट था, वो उसके ईगो पे लग गई, कुछ मांगने गया, ऐसे ही बोला वो। फिर जो लड़ाई हुई ना, सच बता रहा हूँ भाई, मज़े आ गए, मतलब पूरी क्लास को मज़े आ गए। हमने 2-3 हफ्ते भर उसी चीज़ पे एंजॉय किया पूरी क्लास ने। और भाई लड़ाई पिटाई हुई भाई, राम बाबू वर्सेस वन स्टूडेंट। और फिर जो हमारे वाला केमिस्ट्री के टीचर थे, उनको बीच हो जाओगे। खैर, सिल्वर क्लोराइड में क्या हो रहा है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि काफ़ी सारी आपने देखा होगा जो बॉटल्स हैं
उनको ऐसे लपेट के रखा जाता था, है ना, न्यूज़पेपर में या फिर एकदम संजो के, सो दैट कि कहीं रिएक्शन निकल जाए, किससे, लाइट से, ठीक है। तो उनमें से सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है। सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, अगर इसमें फोटो यानी कि लाइट पड़ गई, कहीं से भी लाइट आ गई तो ये टूट जाता है और फिर क्या करता है, बोलता है कौन सा गाना गाता है, कौन सा गाना गाएगा तुम बताओ। तो 2Ag + Cl2 यानी कि सिल्वर यहाँ पे ग्रे कलर का, आपको पता है ना सिल्वर चांदी जिसके भाव आजकल बहुत बड़े हुए हैं, बड़े नहीं बहुत बड़े हुए हैं, ग्रे कलर की होती है चांदी, तो ग्रे कलर का मिल जाएगा। और क्लोरीन जो कि क्या है, येलोइश ग्रीन कलर, कल मैंने बताया था, जिसको कि डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, है ना, पानी को प्योर करने के लिए। तो येलो ग्रीन कलर की ये गैस होती है, कौन सी, क्लोरीन। जरा क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी टूट के सनम, ठीक है, ऐसे ही तुझको चाहूँगा ये वाला गाना गाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। इन दोनों को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बेटे तुमने देखा है, तुम जेंजी टाइप के बच्चे हो ना, इसलिए भी तुम समझ नहीं पाओगे, पता नहीं समझ पाओगे नहीं। एक कैमरा हुआ करता था, उसमें एक रील पड़ती थी, पता है, ब्राउन या ब्लैक टाइप की, ब्राउन कलर की होती थी वो, एक फिल्म सी उसके अंदर पड़ती थी बेटा, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता था। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी उसी को बोलते थे। सिल्वर ब्रोमाइड की ऐसे कलरिंग होती थी, लाइट पड़ती थी, लाइट पड़ने की वजह से सिल्वर और ब्रोमीन टूट जाता था। फोटोग्राफिक फिल्म इज कोटेड विद दी केमिकल्स, वो फोटोग्राफिक जो फिल्म हुआ करती थी। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्म, द एक्सपोज पार्ट ऑफ द फिल्म इज डार्केंड फ्रॉम विच फोटोग्राफ इज डेवलप्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिफोर डिकम्पोजिशन है, ठीक है, इसके बाद जब लाइट पड़ती थी, ठीक है, तो ग्रे सिल्वर अलग, ठीक है, ग्रे सिल्वर अलग, और जो क्लोरीन या ब्रोमीन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन आपका येलोइश ग्रीन कलर का होता था, ओके। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, ठीक है। इसको समझने में और सुनने में तुम्हें काफ़ी आनंद आएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको। ये सर पता है जिंदगी का, अच्छा पता है जिंदगी का, हो हमारा सारा लैब का सामान तो एक्सपायर रहता था, ओके। चलो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। अच्छा खैर क्या ही बोलो, लेकिन दुख होता है यार, मतलब इतने लोग देख रहे हैं और फिर वो कभी बोला नहीं है मैंने, तुम समझ गए हो मैं किसकी बात करूं, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, सह लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं, विस्थापन अभिक्रिया पे आते हैं। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना किसी को, ठीक है, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना किसी को अपने स्थान से। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Zinc and lead are more reactive elements than copper. Zinc and lead are more reactive than copper. जैसे यहाँ पर आप देखो, जिंक कॉपर सल्फेट, हुआ क्या, ये सिंगल था, ये मिंगल्ड था, जिंक गया यहाँ पर, सल्फेट उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियाँ तुम्हारी, समझ रहे हो। वही यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, उठा ले जाऊंगा Cl2 को डोली में, कौन, लेड, देखती रह जाएंगी कॉपर तुम्हारी। क्यों ऐसा हुआ, तुम समझे दया तुम समझे दया कि नहीं समझे, समझाते हैं देखो। जैसे चलो ये भी देख लो, फिर आके तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। जैसे ये है यहाँ पर आयरन, ठीक है, ये है आम जिंदगी, ये है पहले की ज़िंदगी, जहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नीले कलर का, ब्लू, अच्छा लिखा हुआ है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये, ठीक। आयरन रॉड डाली हमने, सब चंगा सी जिंदगी में सब शांति से चल रहा था। फिर एक दिन आया आयरन, फिर एक दिन आई ऐश्वर्या, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये आयरन ने सल्फेट के साथ मिंगल हो गया और कॉपर सिंगल हो गया। तो एक्चुअल में ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो अब ग्रीन बन गया है पूरा, आयरन सल्फेट के जैसे। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया, और बेचारा जो कॉपर है वो इस आयरन नेल के ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाता रहेगा, ठीक है। तो कॉपर मेटल आयरन नेल पे डिपॉजिट हो गया और ये आयरन सल्फेट का ग्रीन सोल्यूशन बन गया। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें अभिक्रियाशीलता श्रेणी की, ठीक है,
तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर सबसे रिएक्टिव होता है, नीचे सबसे कम रिएक्टिव होता है, यानी ऊपर से नीचे जैसे आप जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती जाएगी, यानी पोटेशियम वुड बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, वुड बी मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम वुड बी मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इस तरीके से। यानी जैसे लेड है वो कम रिएक्टिव होगा कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन से कम रिएक्टिव होगा क्योंकि नीचे है, तो जितना नीचे होगे तुम उतना ही तुम कम रिएक्टिव होगे, सिंपल। और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर मान लो कि तभी चांस बन पाएगा अगर आप ऊपर हो किसी से, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मान लो तुम, ये कॉपर है, ये सल्फेट है, ठीक है। कॉपर महीने का 1 लाख कमाता है, सल्फेट भी लाइक ओहो 1 लाख कमाते हो, आओ जल्दी आओ। अब अगर आयरन को कॉपर को हटाना है तो 1 लाख से ज़्यादा कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा? नहीं तुम मुझे बताओ, कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा? 1 लाख से ज़्यादा। अभी कमाता है महीने का 30,000, कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि सल्फेट ऑलरेडी खुश है उसमें कॉपर के साथ। वो तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब ये महीने का मान लो 2 लाख कमाता है, समझ रहे हो तुम, कॉपर से ज़्यादा। यानी कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, यानी कि जिस भी मेटल को, अगर किसी मेटल को दूसरे वाले को डिस्प्लेस करना है तो ऊपर होना पड़ेगा उससे रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन ऊपर है सर कॉपर से, इस वजह से डिस्प्लेस कर पाए। अब तुम सोचो कॉपर को तुम आयरन सल्फेट, जैसे मैं मान लूँ आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लूँ, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लूँ, ये ग्रीन वाला, और इसमें डिप कर दूँ, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। जैसे कि तो नहीं समझ में आया जिसको, उसके लिए ये पानी कहाँ गया मेरा? समझ में आया? हाँ, अब आ गया सर। वैसे तो समझ में नहीं आती केमिस्ट्री, लेकिन ये वाली केमिस्ट्री देख के असली वाली केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। इट इज़ लाइक वो, ये है आपका आयरन है, ठीक है, आयरन है ये कॉपर है, ये सल्फेट है, ठीक, ये है कॉपर सल्फेट, ये है आयरन। क्या हुआ? आयरन ने कॉपर को हटा दिया, आयरन सल्फेट बन गया, सल्फेट अब इसके साथ आ गया, कॉपर क्या हो गया? सिंगल हो गया। कॉपर क्या हुआ? सिंगल हो गया। अभी है, समझ में आई आपको ये चीज़? ठीक है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक बंदा सिंगल हो जाता है, दूसरा वाला मिंगल हो जाता है। अभी भी अगर ना समझ में आया हो तो क्या ही मैं बोलूँ अब तो, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अभी तो आपकी रिएक्टिविटी कितनी है सर? बेटा कैटरीना ने, हाँ, अब क्योंकि कैटरीना जी की बात आई है तो क्यों ना याद करवा दिया जाए आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। नहीं तो फिर आपको कैसे ही पता चलेगा यार कौन डिस्प्लेस कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, किसकी ज़्यादा इनकम है किसकी कम इनकम है। तो याद करवा देते हैं, अब कैटरीना जी की बात आई है तो कैटरीना जी से याद कर लेते हैं। क्या? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, किससे? इनसे, ठीक, दे नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सिल्वर ऑडी दिला दी विक्की ने, बस खत्म। तभी तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी मांगी थी, ऑल्टो मांगी सलमान ने कहा बस, फरारी उसने मांग दी, सलमान जी दहल गए एकदम। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? विकी कौशल ने सिल्वर ऑडी दिला दी, कैटरीना जी भाग गई। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद हो जाएगी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर सिल्वर ऑडी दिला दी विकी ने। समझ आई चीज? ओके, अब आ जाओ तुम डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोहरा डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, आप रोड पे मत चलना, पैदल क्या पता कब। बड़े अब सल्लू भाई मेरे को जान रही नहीं। सल्लू भाई गाड़ी लेके आता होगा। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट पे आता है, दोहरा विस्थापन हो रहा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. It is also sometimes called as precipitation reaction when one of the products
इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। वहां पर क्या हो रहा था, एक बंदे का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पर दो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, लिखा था कहाँ यहाँ पे, एक्सचेंज देयर आयंस, एक्वस सोल्यूशन लेना पड़ता है यहाँ पर पानी में। जब पानी में घोलोगे इसको, मैं बताता हूँ कैसे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, वो समझो पहले, तो वो समझो फिर समझ में आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। पानी में घोला क्या होगा, ये सोडियम आयन बन जाएगा और यहाँ से सल्फेट आयन निकल आएगा, यहाँ से पानी में डालोगे बेरियम आयन निकल आएगा और यहाँ से क्लोराइड आयन निकल आएगा। क्या होगा, ये सोडियम इसके साथ जाके चिपक जाएगा और ये बेरियम इसके साथ जाके चिपक जाएगा, तो दोनों का आदान प्रदान हो गया और इसका वाइट पीपीटी बन गया। समझ में आई बात, समझ में आई बात। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है दोहरे विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में। सिंपल यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, लेड का आयन बनेगा, नाइट्रेट आयन बनेगा, पोटेशियम आयन बनेगा और इसका आयोडीन का बनेगा। एक्सचेंज होके यहाँ पर लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनेगा, वहाँ बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बन रहा था प्रेसिपिटेट, और यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का। यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम Ba2+, बेटा मांगे कार, याद है कल कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, स्कूटर बाप रोए। तो यहाँ पर Ba2+ बनेगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा यानी कि Ba2+, और यहाँ OH नेगेटिव, यहाँ पर NH4 अमोनियम आयन बनेगा पॉजिटिव, क्लोरीन Cl2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये देखो BaCl2 बन गया। BaCl2 ही क्यों बना, क्यों, क्योंकि Ba की वैलेंसी 2 क्लोरीन की कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 2 Cl के पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा, कल फॉर्मूला लिखना सिखाया था, तो BaCl2 और NH4OH। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, देखो अभी आया क्या, अभी आया क्या, बिश्नोई भाई आ गए, हाँ। डिफेंस वालों के लिए कुछ करें प्लीज़, मामा सकूनी। अच्छा सलमान भाई, हिरन ना समझ लें ठीक है, समझ में आ गया आपको डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हुआ। यानी कि ये लेके चला गया और ये लेके चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, आदान प्रदान हो गया। ठीक है, ऑलराइट, ख़त्म हो गई सारी रिएक्शंस, अभी नहीं, कुछ रिएक्शंस बाकी हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। अभी यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब नहीं भूलेंगे सर जी, ऐसा ही समझाया करो, बस कोशिश बेटा यही रहती है कि कैसे आसानी से समझाया जा सके। सर कितने टाइम और लगेगा कंप्लीट होने, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, बस थोड़ी देर लगेगा, आजकल लेक्चर तो छोटा है ना। सर आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, वो भी आपसे पढ़ती है, हैप्पी बर्थडे पीहू, विश कर दीजिए। अच्छा बेटा, चलो हैप्पी बर्थडे पीहू जी, पढ़ाई पर ध्यान लगाएं अभी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन। क्या बोलेंगे, ये आखिरी है, बस ख़त्म, इसका तो कुछ है नहीं। ठीक है, ख़त्म है ये सच में, तो ध्यान समझ लो इसको। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, गजब ढा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ठीक है, तो पहले तो तुम ये ध्यान रखो कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। समझ में आई चीज़। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसका उल्टा। वहाँ ऑक्सीजन आ रहा था या हाइड्रोजन जा रहा था, यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है या हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ध्यान से अब यहाँ पर फोकस खोना नहीं, क्योंकि आखिरी है और बस इसी में थोड़ा सा तुमको वो हो सकता है, नहीं तो और कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। ध्यान से अब तुम मुझे बताओ, रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का जाना या हाइड्रोजन का आना। ठीक है, ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन किसके पास है, तो ऑक्सीजन चला गया। अब भाई जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसके पास जाएगी कहाँ से, मान लो मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास पैसा जा कैसे सकता है मेरे से, बहुत ही सोचने वाली बात है।
कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहाँ होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है ना, तो इसी का रिडक्शन होगा ना, इसका थोड़ी ना हो जाएगा, इसका थोड़ी ना हो जाएगा, सिंपल। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और ऐसी रिएक्शन जहाँ दोनों हो रहा होता है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, उसको बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। जिसका रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं ओहो, देखो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, बात एक ही होती है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बात, यानी या रिडक्टेंट बोलते हैं। यानी कि आपको समझने की आवश्यकता यह है कि जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, वही कौन है, वही है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, जिसका हो रहा है रिडक्शन वही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। समझ में आई चीज, ठीक, बेसिक से चीज। रेडॉक्स क्या है, जहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, जैसे कि ये रिएक्शन थी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है। इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन दी केमिकल सब्सटेंसेस। देखो जो बेसिक आप एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे, बेसिक टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया। रिडक्शन इज ऑक्सीजन का जाना या हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, सिंपल। थोड़ा सा आप जैसे आप 11th लेवल पे आते हो तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आने लगती है, ठीक है। तो वो बेसिक जो चीज़ है वो तो आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक सी चीज़ थी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है जिसका, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस तरीके से कहाँ पे होता है वो देखने की आवश्यकता थोड़ी सी। इन रेडॉक्स रिएक्शन वन सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर बीइंग रिडक्शन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर लॉस और गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट सिंस इट फैसिलिटेट्स बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, वाइल रिड्यूस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अभी मैंने आपको बात समझाई ये स्पाइडरमैन वाली, ये वही तो है, ये वही लिखी हुई है कि जो उसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो यानी कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा, और जहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा, गेनिंग हो रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये +4 +6 क्या है, तो एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान लिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है, -2 होती है। क्यों, -2 ही होती है ना, तो यहाँ पर मैंने प्लस लगाया, और ये ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो -2 × 3, ये 3 ऑक्सीजन है, और नेट चार्ज कितना है पूरे इस आयन पे, -2, तो x माइनस कितना हो जाएगा, x = 4 आ गया यहाँ पर, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे निकालेंगे क्या हो जाएगा, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में यहाँ पे लूज़ हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं वहाँ पे रिडक्शन होता है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा, और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा, ठीक है। अब कुछ हमारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि जो अभी हम देखने वाले हैं, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती हैं, जैसे कोरोजन, जंग लगना, जिसको संक्षारण बोलते हैं। सो कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर सराउंडिंग इट। संक्षारण अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित वायु और जल के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप धातु के खराब होने की एक प्रक्रिया है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप
कुछ लोहे का सामान रख दो बाहर में और उसमें अगर हल्का बहुत पानी वगैरह पड़ जाए, खासकर बरसात के टाइम पे जल्दी होता है, ज़्यादा होता है कि आयरन की कोई भी चीज़ होती है लोहे की, उसमें जंग लग जाती है। किस कलर की लगती है? रेडिश ब्राउन कलर की लगती है, और वो एक्चुअल में कुछ और नहीं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। यानी उसमें ऑक्सीजन भी चिपक गया है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, ठीक है, और उसमें पानी भी चिपक गया है। ये एक्स का क्या है? एक्स मतलब कितने भी वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 2 3 इस तरीके से। तो वाटर अगर उसमें चिपक गया और ऑक्सीजन चिपक गया तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, और वही होती है आपकी क्या, जो जंग लगती है आयरन मेटल के ऊपर। कैसे प्रिवेंट करते हैं ये देख सकते हैं, ये एकदम बढ़िया आयरन है और इसमें जंग लगी आयरन है ना, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग इसमें चढ़ गई है। कैसे? ये जो आयरन की ये जो कोरोजन होता है, आयरन में जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। आयरन के जब लोहे का संक्षरण होता है तो उसको जंग लगना बोलते हैं। तो उस टाइम पे लोहे के अणु ऑक्सीजन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं। आयरन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन flaky substance that forms on the surface of the iron. Technically, a rust is hydrated iron oxide. हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, हमने देखा था। ट्रांजिशन मेटल है, जनरली ट्रांजिशन मेटल की हमें वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है, यानी 1 से ज़्यादा। तो आयरन की 2 भी होती है, 3 भी होती है। तो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है हुज केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3.XH2। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से कॉपर में भी होती है। आपने अगर देखा हो तो घर में जो कॉपर के यूटेंसिल्स होंगे, यानी बर्तन वगैरह होंगे, कुछ भी तांबे की चीज़ होगी, उसमें धीरे 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 अगर आप देखोगे, ढंग से अगर साफ़ नहीं करोगे तो कॉपर कार्बोनेट यानी ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे मम्मी है, ठीक है, मुझे पता नहीं, कुछ तो वो नींबू वींबू डाल के ढंग से टाइम टाइम पे साफ़ करती रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ रहते हैं। मतलब एक जैसे हमारा जग है तो वो कॉपर का है, तो वो काफ़ी क्लीन रहता है, ठीक है। तो जब कोई आता है तो मम्मी से पूछता कि आपको इतना साफ़ कैसे है, तो मम्मी फिर उनको टेक्निक बताती हैं, लाइक कि भाई नींबू वींबू से उसको साफ़ करो। खैर उस क्यों साफ़ करना होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये आप देखो, समझो कि जो कॉपर है आपका, ठीक है, कॉपर जो कॉपर कलर का होता है, तांबे कलर का होगा, ठीक है, आपको पता है तांबे कलर कैसा होता है। अगर इफ़ इट इज़ एक्सपोज टू हवा और पानी, ठीक है, और CO2, तो ये कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ा देगा। आप सब ने ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ज़रूर देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? कितने लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या चीज़ होती है? 1876 में जब ये बनाई गई थी तो एक्चुअल में इसका कलर ऐसा नहीं था भाई, इसका कलर ऐसा था, पता है तुम्हें? 1876 में जब ये बनाई गई थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तब ये 1876 में ऐसा था। किसने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था। फिर इसको गिफ्ट कर दिया गया था टू USA, अमेरिका को इसको गिफ्ट किया गया था 1885 में, 1885 में, जिस साल कांग्रेस बनी थी। न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी आज ये तुमको प्रतिमा, और वो कुछ इस कलर की देखने को मिलेगी। तो ये तांबे कलर से ऐसा कलर क्यों हो गया? क्योंकि एक ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग चढ़ गई है। समझ में आई चीज़? ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं बच पाया तो हमारे घर के यूटेंसिल्स कैसे बच पाएंगे? वो तभी बच पाएंगे जब नींबू से रगड़ाई होगी, ठीक है। सो कॉपर मेटल पीतांबरी से अच्छे से साफ हो जाता है। अब अच्छी लग रही है। हाँ ये भी है। चलो आगे बढ़े। स्नैक्स के व्लॉग में देखते, स्नैक्स क्या होता है भाई? कौन है ये? सोनीपत में है सर एक ढाबे पर, क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? कॉपर मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर टर्न्स ग्रीन इन कलर ड्यू टू कोरोजन। व्हेन द कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू एयर इन दी रेनी सीजन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर यहाँ पर चढ़ जाती है, ठीक है। अब आते हैं रैंसिडिटी पे। कोरोजन तो देख लिया हमने, कोरोजन हमने देख लिया आयरन में और कॉपर में, और जो आयरन में होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो आपने देखा होगा चिप्स पैकेट या फिर जैसे काफ़ी सारे पैकेट होते हैं उनमें बहुत सारी हवा भरी रहती है। आपको गुस्सा लगता है कि भाई ये चिप्स सेव करने के लिए हवा भर देते हैं। एक्चुअल में चिप्स सेव करने के लिए ही सिर्फ नहीं भरते हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा चिप्स सेव करने के लिए नहीं भरते हैं, वो तो करते हैं ताकि लगे हो फूले हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुलाने के लिए, वो फूला दिखने के लिए ऐसा करते हैं।
वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अगर नहीं भरी जाएगी चिप्स पैकेट में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस इज़ यूज्ड इन चिप्स पैकेट, नहीं भरी जाएगी तो जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन जो चिप्स में, जो चिप्स हैं उनमें आपको पता है तेल होता है, फैट होता है, ये जो फैट होता है ना इसमें ऑक्सीजन घुस जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना तो ये बासा अजीब सा स्मेल करेगा और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, टेस्ट भी इसका चेंज हो जाता है, स्टेल एंड सॉगी। हम बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं कंज्यूम दी एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट खाने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या आते हैं, तो जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह, ब्लूबेरी वगैरह हो गए, ये सब आते हैं, एवोकाडो हो गए है ना, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं, है ना। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट कि भाई कैंसर वगैरह से आपको बचना है तो एंटीऑक्सीडेंट टाइम टाइम पे आपको लेते रहना है, ठीक है। ये क्या है, ये भैया ऑक्सीडेंट है, ये तो इनमें ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट नहीं लेने, एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रैंसिड ना हो जाए इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर फैट में घुस जाएगा ऑक्सीजन तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, या फिर रैंसिडिटी क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रैंसिडिटी मतलब ये जो पूरा ख़राब हो गया, जो चिप्स पूरा ख़राब हो गया ना चिप्स, क्योंकि उसमें क्या घुस गया, तेल में हवा घुस गई, ऑक्सीजन घुस गया है, तो वो क्या हो गया है, रैंसिड हो गया। तो रैंसिडिटी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन चिप्स पैकेट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक, क्लियर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालें इससे पहले कुछ और भी यहाँ पे आप देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर तो चढ़ती है कोटिंग, लेकिन जब वाटर वगैरह हो तब ठीक है। अगर मान लो कि सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ अगर हम ऑक्सीजन दें तो ध्यान रखना ये जो आपका ब्राउनिश कलर का कॉपर होता है ना, ये आप देख सकते हैं ब्राउनिश कलर का कॉपर है ये, ठीक है। जो ब्राउनिश कलर का कॉपर है ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से जो सिल्वर होता है, सिल्वर ध्यान रखना है, सिल्वर को जब आप खाली छोड़ते हो तो सिल्वर अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, सिल्वर ऑडी बाद में सबसे आ रहा था कि नहीं, कैटिना ने कार मांगी, ऑल्टो देन फरारी, फिर क्या हुआ, फिर विकी ने सिल्वर ऑडी दिला दी। तो सिल्वर ऑडी ने सिल्वर और गोल्ड, ऑडी मतलब AU मतलब वो गोल्ड है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी उसको पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो सिल्वर तो काफ़ी नीचे है, तो उसकी रिएक्टिविटी तो काफ़ी कम है, तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो सल्फ़र है, ठीक है, उससे रिएक्ट करके ध्यान रखना ये सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग बना देता है। तो आप नोटिस करोगे चांदी में जैसे कि लोहा होता है, तो लोहे में जंग लगती है ऐसे भूरे कलर की, कॉपर में जनरली आपको देखने को मिलेगा या तो ब्लैक टर्न हो जाएगा या फिर जनरली ऐसे हरे कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाएगा। चांदी में काले कलर का चढ़ता है, आप देखोगे कभी भी मम्मी जैसे पायल वगैरह आपकी पहनती होंगी चांदी की, अगर पहनती होंगी चांदी की, वैसे चांदी तो बहुत महंगा हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हमेशा ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ती है, वो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होती है। कॉपर में जो ब्लैक होता है वो कॉपर ऑक्साइड होता है, वो CO। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं इसको, बहुत आसान होता है निकालना, ठीक है। जैसे ये N2O5 है, नाइट्रोजन का निकालना है, X मान लो, ठीक है, 2 यहाँ पर नाइट्रोजन है, 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, तो 5 है तो -10 हो जाएगा भैया, 2X हो गया ये, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, कितने ऑक्सीजन पड़े हुए हैं 5, कुछ चार्ज तो लगा नहीं है तो 0 रख दो यहाँ पर, तो X = 5 आ जाएगा। कुछ भी निकाल लो, जैसे एल्यूमिनियम की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन की -1, कितने हाइड्रोजन है 4 हैं, सिंपल 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। एक चीज़ और होती है यहाँ पर, एंड दैट इज़ योर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है, बैलेंसिंग का मतलब ये होता है बैलेंस करना, यानी कि दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करने की प्रक्रिया को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये रिएक्शन। क्लास 7th 8th में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैं क्या करता था, ठीक है, एक बगल में मतलब जब हमारा एग्ज़ाम होता था तो ऐसा होता था जैसे हम क्लास 7th में ही था शायद, हाँ क्लास 7th की बात है, तो जैसे मैं क्लास 7th में था, ठीक है, और मेरे बगल में क्लास 8th के एक भैया बैठते थे, ठीक है, वो क्या थे, मेरे एक कॉमन फ्रेंड के बास्केटबॉल उनके साथ खेला करते थे, मतलब मैं जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ ही बास्केटबॉल खेला करते थे, तो मैंने ऐसी थोड़ी सेटिंग बिठा ली अपनी। मुझे इससे बड़ी दिक्कत होती थी भाई,
ठीक है। बैलेंसिंग से भी मैं सिखाता हूँ कैसे क्या करनी होती है। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे कि अभी नंबर ऑफ आइटम्स को बैलेंस करने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेड है 2, तो यहाँ पे 2 लेड लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2 लेड यहाँ है, 2 लेड यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस हो गई, सिंपल, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग होती है। एक दो और मैं आपको करवा देता हूँ। वैसे जनरली क्वेश्चन बनता नहीं है इनमें, लेकिन बन सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्स वाई लिख दिया और आपसे पूछ ली कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, है ना। आप बॉयज़ स्कूल, हाँ दिस इज़ अनबैलेंस्ड। आईसीएसई बोर्ड में 7th क्लास में ही बैलेंसिंग, यस आईसीएसई बोर्ड से ही हूँ मैं, तो 7th क्लास में ही था वो, ठीक है। मुझे याद है अच्छे से, क्योंकि मुझे बनता नहीं था भाई, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता था। कि तो नया नया मैं गांव से आया, मुझे अंग्रेजी समझ पढ़ लेना पड़ती क्या ही क्या चल रहा है। तो उनका नाम आज ही मुझे याद है, रजत सोनी नाम था उनका, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइप थे और वो कहते थे कि पहले बेटा पूरा पेपर ख़त्म कर लो अपना, ठीक है, जब हो जाए तो हमको बीच में डिस्टर्ब मत करना, अपना पेपर पास ऑन कर देना, हम उसमें लिख देंगे और वही लिख देना उसमें। जब भी मेरा पूरा पेपर हो जाता था तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन करने के लिए मैं इन्हीं को पेपर पास ऑन कर देता था, क्वेश्चन पेपर में लिख देते थे अपना, बस मेरा काम हो जाता था। फिर हुआ क्या, कुछ टाइम में शायद इनका चेंज हो गया था, मतलब फिर मेरे बगल नहीं बैठते थे। फिर मम्मी से मुझे सीखना पड़ा था। फिर मुझे मम्मी की जो है ज्ञात शक्तियों के बारे में पता चला। मम्मी ने बोला केमिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, हाँ अभी सिखाते हैं तुमको बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग थोड़ी बहुत मम्मी ने सिखाई, थोड़ी बहुत मैंने कभी ट्राई भी नहीं की, तो इसलिए मुझे कभी आई नहीं, खैर, लेकिन काफ़ी आसान चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो बेरियम 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है। सोडियम यहाँ पे 2 है, आप देखो यहाँ पे सोडियम 2 है ना, सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 2 कर दो, क्या हुआ, क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ख़त्म, सिंपल। इस तरीके से बैलेंस हो गई। लेड 1 है, ओके, यहाँ भी 1 है। नाइट्रेट NO3 2 है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 ही है, 2 करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे ना। तो पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ तो पोटेशियम 1 ही, तो इसको भी 2 कर दो। इससे क्या हो गया, आयोडीन 2 हो गया, आयोडीन तो 2 है, ख़त्म, ठीक है। कभी कभी वही लगता है कि भाई मैं समझ ही नहीं पाया था इसको क्लास में। एक तो था क्या ना, नया नया स्कूल, नया नया मतलब गाँव से, तो फिर काफ़ी डर का माहौल रहता है। ऐसा लगता है ये काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं आसपास वाले, कैसे compete करूँगा मैं, ऐसा टाइप भी फीलिंग रहता था, ठीक है। ऐसा लगता था यार भाई ये काफ़ी, मतलब पता नहीं ऐसा इन्फीरियॉरिटी फीलिंग आता था ना जब नए नए स्कूल में गया था, कि भाई मैं तो गरीब हूँ। ऐसा वाला फीलिंग आता था भाई, सच बता रहा हूँ भाई, मैं तो गरीब हूँ, हाँ मुझे दब के रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अमोनियम 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 कर दो। हाइड्रोक्स ये क्या बोलते हैं, OH हाइड्रोक्साइड 2 हो गए, तो यहाँ 2 हैं। बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, ठीक है। चलो ठीक है। खैर बुरा, फीलिंग सैड फॉर सल्लू भाई विद 3.8 के अदर्स। चलो थैंक यू। बाकी ख़त्म होता है लेक्चर, एंड रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर की आपको तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट टेलीग्राम चाहिए, डिजिटल नोट्स चाहिए, क्लास की PDF चाहिए, सब कुछ चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश बैच है, ये कॉम्बो बैच, आप क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। मास्टर कहानी बताओ यार, प्रेसिपिटेट वाला वही था, प्रेसिपिटेट वाला भूल गया यार, क्या था वो, राम बाबू वाला था एक तो, और एक जो वो थोड़े नैन मटक के होते थे अपने, मतलब दोस्तों से, दोस्त लोग जो होते थे, ठीक है, हम लोग बातें किया करते थे, मतलब टेस्ट ट्यूब रखी हुई है उनके बीचों बीच बातें चली, वैसा टाइप। हाँ अब बोर्ड की बताता हूँ कहानी, तो मैं बोर्ड की बता ही देता हूँ, तुम लोगों से क्या छिपाना। बोर्ड में क्या था कि ऐसा था कि अब मैं कहीं पे केमिस्ट्री कोचिंग पढ़ता था, ठीक है, हमारे जहाँ स्कूल टीचर हुआ करता था, ठीक है, उसकी कोचिंग में मैं नहीं जाता था, और वो इसको लेके डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझको काफ़ी उसने पिंच किया, टॉर्चर, इनडायरेक्टली जो भी है, ठीक है। जैसे आ जाए, ठीक है, मैं अकेला बैठा हूँ क्लास में, परमार कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा टाइप। तो हुआ क्या कि मैंने प्रेशर में आके ज्वाइन कर ली कोचिंग, ठीक है। मैंने तो क्या ही इतना रिस्क लेना, ज्वाइन कर लेते, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो धीरे धीरे करके उसने पूरे क्लास को अपनी कोचिंग बुला लिया। फिर आया बोर्ड का एग्ज़ाम, ठीक है, बोर्ड में प्रैक्टिकल्स होते थे, आपको ही पता होगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है
ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हाँ, प्रैक्टिकल में ऐसा ऐसा था कुछ कि 80 नंबर का पेपर था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल था, शायद ऐसा ही था कुछ तो। ठीक है। तो वी वर लाइक कि भाई 20 नंबर का ऐसा था कि प्रैक्टिक जो केमिस्ट्री का लैब था ना वहीं पे प्रैक्टिकल्स हुए थे, कोई आया नहीं था बाहर से, वहीं स्कूल माहौल में ही प्रैक्टिकल्स हुए थे। ठीक, कुछ तो ऐसा ही था, पता नहीं स्कूल से कोई आता नहीं था, लेकिन जो वो टीचर था उसी की ड्यूटी लगी थी वहाँ पे। तो वी वर इतना कॉन्फिडेंट, मतलब कि वो ही वॉज लाइक कि चेपो भाई, जितना चेप सकते हो उतना चेपो, आराम से, आराम से लिखो। सब ने सब ने जैसे कुछ ऑप्शन मिलते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट, उसमें लैब में कुछ करने के लिए, सब ने वही 2 किए, सब ने एक जैसा लिखा, सब ने वही चेपा, और सबको एक जैसे नंबर मिले। और इतना बड़ा शौक लगा ना, इतना बड़ा शौक लगा ना, जैसे मेरे केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे खासे आते थे, और केमिस्ट्री में जो पेपर है वो भी बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था केमिस्ट्री का पेपर। निकलने के बाद ऐसा था कि भाई इसमें तो फुल मार्क्स ही आएंगे, बहुत अच्छा गया था केमिस्ट्री का। और हम लोग सरप्राइज़ हो गए थे भाई जब मार्क्स आए, और जब बाद में पता चला कि ये झोल हुआ है। ठीक है, तब कोई ऑप्शन भी नहीं था, 12th भी जा चुकी थी, स्कूल से चले भी गए, उस टीचर का कुछ कर भी नहीं सकते थे। खैर कोई नहीं, अपना अपना दुख है। चलो क्वेश्चन करते हैं पहले से, नहीं ये तो पीरियोडिक टेबल वाले हैं, सॉरी। चलो करो जरा पहला क्वेश्चन। हैरेसमेंट का केस कर देते। क्यों? अब स्कूल वाले भाई मिले होते हैं भाई, तुमको क्या लगता है? बोल रहे हैं स्कूल में रिपोर्ट कर देते हैं। कभी स्कूल गए टीचर बनने के बाद? नहीं गए तो नहीं यार। तो स्कूल वाले से तुमको लगता है शिकायत? भाई स्कूल वालों की सेटिंग होती है, पता है कैसे? मतलब एग्जैक्टली तो वैसे कि तुम बताया नहीं, लेकिन पक्का होती होगी कि स्कूल वाले इतने भोले तो नहीं होते होंगे प्रिंसिपल वगैरह के, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं स्कूल के बाहर, सब पता होता है। अब देवर लाइक भाई कि मान लो, सिंपल सोचो, तुम सोचो, स्कूल वाले एक ऑप्शन है कि वो बोल देंगे भाई 20,000 ही दे पाएंगे तुमको तनख्वाह, बाकी का तुम ऊपरी जितना कमाना चाहते हो जहाँ से कमा लो, उसमें हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब अगर सोचो वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो टीचर ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमें 30,000 चाहिए, नहीं तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा इतने में, तो 20,000 में नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे नौकरी। तो ये तो स्कूल वालों के लिए विन विन सिचुएशन है ना, कि बोल दें कि भाई तू कर जो तेरे को करना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आएगा, लाइक इट इज़ लाइक कि सारे मिलके हमको पागल वैसा टाइप है। ठीक है, कि अगर हमारे पास आएगा भी कोई तो हम बोलते हैं अच्छा ऐसा कर रहा है, अभी बताते हैं इसको। लेकिन पहली बात तो कोई आएगा नहीं, ठीक है, तुम डरा के रखना। और अगर आएगा भी तो हम ऐसे ऐसे रिएक्ट एक्ट करेंगे, ये हमें तो पता ही नहीं था, ये और कोचिंग चला रहा है। तुम क्या उनको पता नहीं होता होगा? लेकिन सिंपल सी बात है, उनका स्कूल वालों का कम खर्चे में काम चल जाता होगा, है ना। खैर, तो ऑक्सीडेशन पे आते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना ऑक्सीडेशन तो। और जो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, तो दूसरा वाला तो सही होगा। अगर गेन हो रहा है ऑक्सीजन का तो लॉस होगा हाइड्रोजन का, ये भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं हमको लग रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है। मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, हाँ रुक जाओ, अभी किए नहीं है, कर दो ये वाला, कर सकते हो, करो। नाइट्रोलियम, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, बताइए जल्दी से। 2 का क्या होगा? 2 का तो देखो, अब नाइट्रोलियम चलो नहीं पता, अमोनियम नाइट्रेट तो पता है, अमोनियम नाइट्रेट 4 हो जाएगा, यूरिया NH2, CuNH2।
ठीक है, फ्रेडरिक वोलर ने सिंथेसिस किया था इसका। पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा तो 3412 बी 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 बी, ठीक है। नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक नहीं, किसमें हीट नहीं निकल रही है गाइस, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय विक्रिया नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, अच्छा चूने को तुमने पानी में डाला, याद आई तुम्हें पेंटर वाली कहानी, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डाइल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर, नहीं इसमें भी हीट निकलती है, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, थर्मल डिकम्पोजिशन था, थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट देनी पड़ती है। और इसमें क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, वाइट कलर का लेड नाइट्रेट था, येलो कलर का लेड ऑक्साइड बना था PbO, और ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले थे किस गैस के, क्यों, ऑक्सीजन के नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के। ऑक्सीजन भी निकली थी लेकिन ब्राउन फ्यूम्स निकले थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, तो समझे आप, ठीक है। चलो, कंबशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, करिए जरा एग्जाम्पल्स। तो बताइए, कंबशन मतलब चीज़ को जलाना, सिंपल, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, देखो सोडियम ले गया सल्फेट को, ठीक है, सोडियम ले गया सल्फेट को, और H2 यहाँ पे इसको H को ले गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट तो D वाले में हो रहा, ये वाला तो हो जाएगा 1। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, सोडियम ले गया नाइट्रेट को और सिल्वर ले गया क्लोरीन को, तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। तो 1 से जो शुरू हो रहा है, 2 पे जो खत्म हो रहा है वो ऑप्शन नंबर A नहीं है, B भी है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये, ठीक है। एक सेकेंड रुको, अब जो है न्यूट्रलाइजेशन पता है क्या होता है, अभी पढ़ाया नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन में होता है एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे कि जब हम बहुत खाते हैं तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, और फिर हम क्या ले लेते हैं, इनो वगैरह फाँक लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो एसिडिटी है वो शांत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एंटासिड, जो चीज़ हमने कंज्यूम करी। तो वो ये है, ये भी एक्सोथर्मिक होती है, अभी हम पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, तो इसका 3 हो जाएगा, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। Mg ने डिस्प्लेस कर दिया सल्फेट को, ठीक है, हाइड्रोजन को सिंगल कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में, तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर A। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल, ऑक्सीडेशन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये भी है, ये भी है, दोनों है, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 नहीं, एसिडिफाइड, बहुत भयंकर ऑक्सीजन देते हैं ये, और इसको ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल को एसिड में बना देते हैं, ठीक है, या तो अल्डिहाइड बन जाता, ठीक है, तो बन जाएगा, या तो एसिड बना देंगे सीधे। 3 4, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, एसिडिफाइड नहीं, एल्कलाइन होगा यहाँ पे, ठीक है। एल्कलाइन KMnO4 होगा, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और ये है आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। दिस इज़ योर पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड दिस इज़ योर पोटेशियम परमैंगनेट। जब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो 2 3 ऑप्शन नंबर C। चलिए करिए वाला, वैसे पढ़ा तो नहीं अभी हम लोगों ने ये चीज़ अभी, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो सही है, अभी पढ़े नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेथेन एंड क्लोरीन इन सनलाइट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, नो, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड बनाएगा भाई वो, मिथाइल क्लोराइड, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा देगा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को हटा देगा और CH3Cl बना देगा, करवाते जाओगे CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा धीरे धीरे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग, कौन सी गैस की सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, यस, हाइड्रोजन सल्फाइड ये होती है, ध्यान रखना, सड़े हुए अंडे वाली गंध, ठीक है। और ये अभी सब पढ़ेंगे एसिटिलीन वगैरह, ठीक है, वेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए यूज़ करते हैं, नहीं पढ़ा है अभी। ये क्या इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है,
किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर बेरियम क्या कर रहा है, सल्फेट को लेके भाग रहा है, पोटेशियम क्लोरीन को लेके भाग रहा है, और एक्वस है, एक्वस मतलब यहाँ पर पानी में आयंस बनेंगे और एक ऐसा आयन एक्सचेंज रिएक्शन है आपकी, ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नॉट अ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं है? तो ये गैस है, फर्टिलाइज़र नहीं है। आपको पता है कि डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर पाते हमारे प्लांट्स, लेकिन कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स में हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलते हैं जो इसको फिक्स कर देते हैं, है ना, याद है आपको, एजोबैक्टर, ट्राइजोबियम। वाई आर द फूड कैंस कोटेड विथ टिन इंस्टेड ऑफ जिंक? टिन के साथ क्यों नहीं वो कोट करते हैं, जिंक, ठीक है, मतलब टिन के साथ क्यों करते हैं, जिंक के साथ कोट क्यों नहीं करते? और रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए जो जिंक का वो सब गैल्वेनाइजेशन करते हैं वो मेटल नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि टिन जो है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, टिन इज़ मोर रिएक्टिव। ज़्यादा रिएक्टिव वाले को काट दे कर देंगे, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा भाई वो फूड वगैरह से, ये रिएक्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द रेस्पिरेशन रिएक्शन? तो रेस्पिरेशन जो किस तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, कौन सा दिखा रहा है, जिसमें कि ग्लूकोज टूट रहा है किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट? तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। और अभी एक दिन क्लास में गैप रहेगा, ठीक है, क्योंकि कल वाली क्लास काफ़ी हैवी हो गई थी, ठीक है, एंड धीरे धीरे मतलब कि आपको रिवाइज भी करना है बीच में लेक्चर्स को, तो इसलिए हो सकता है एक दिन गैप रहे, नहीं हो सकता है कल गैप हो जाए, ठीक है, अगर मुझे लगा हो सकता है परसों के दिन गैप हो जाए, ठीक है, तो कल या परसों में गैप हो सकता है, आपको एक मैं गैप दे सकता हूँ क्योंकि कल वाला लेक्चर हैवी था, ठीक है। तो चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए, और क्योंकि स्टैटिक में भी आपको पता है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैंने आपको कंज्यूम करने को बोला ही है, हल्का 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 हल्का, फिर मैं स्टैटिक के क्वेश्चंस खूब दबा के कराऊंगा आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको हल्का हल्का वो है, ठीक है, तो कल या परसों में ब्रेक मिल सकता है आपको एक। नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? इफ अ सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड, अगर वो हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है। अब तुम मुझे बताओ क्या ये रिड्यूस था? रिड्यूस तो मतलब ऑक्सीजन जा रहा है या हाइड्रोजन आ रही है, या तो ऑक्सीजन जा रहा है या हाइड्रोजन आ रही है, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। द रिएक्शन दैट अकर्स ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, देख रहे हो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की मिल्की, क्यों? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये CH का होल ट्वाइस है, CO2 है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर वाइट कलर का बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी को चौक, लाइमस्टोन या मार्बल बोलते हैं। वाटर गैस कौन सी है? व्हाट इज़ वाटर गैस? वाटर गैस कौन सी है? तो ध्यान रखना, वाटर गैस होती है CO+H2, CO+H2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन विच कंपाउंड इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कौन कर रहा है भैया? रिड्यूसिंग एजेंट वो काम करेगा जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का लॉस, ऑक्सीजन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब यही क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नॉट अ केमिकल चेंज, सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने बेटा, पिछले लेक्चर में हो चुका है, याद करो आप, ठीक है। दूसरा जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ाया था आपको डिटेल में। वैसे तो इस लेक्चर मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, पढ़ तो चुके हैं ना, ठीक है। सर स्टैटिक में MTS सीरीज़ में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले और बैच ही क्लास में पुराने हैं, तो वो कैसे होंगे? वो इसीलिए तो मैंने क्लास करवाई थी आपको अभी 100 क्वेश्चन वाली, वो आपने नहीं देखी क्या विवेक जी? जो नए क्वेश्चन वाले हैं वो क्लास आपने नहीं देखी क्या, जो मैंने अभी करवाई थी संडे के दिन शाम को 4 बजे? उसमें नए क्वेश्चन करवाए हैं ना, और नए क्वेश्चन की टेंशन मत लो, नए क्वेश्चन का सारा जो कंपाइलेशन है वो कैसे मिलेगा, कैसे देना है आपको, मुझे आप मुझ पर छोड़ दो वो, ठीक है, आपको मिल जाएगा वो। चलो, सो केमिकल चेंज कौन सा है? केमिकल नहीं है, मतलब फिजिकल कौन सा? फिजिकल वो होता है जो आपका स्टेट चेंज होता है, तो आइस सॉलिड है और वो स्टेट चेंज हो रहा है वाटर में। बाकी और ये कैसा होता है जो फिजिकल चेंज होता है? वो
रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। चलो एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, ये तो कर लोगे यार, बार बार वही डिस्प्लेसमेंट टाइप है वो, ठीक है। ये सब वाटर क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको। 24 करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा शोषी प्रक्रम का एक उदाहरण है, आपसे पूछा गया है, बताइए। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब हीट लग रही है, रेस्पिरेशन में हीट निकल रही थी, फोटोसिंथेसिस में हीट लग रही थी कि निकल रही थी, लग रही थी, लग रही थी इसमें हीट, ठीक है। तो 24 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसिड अल्कली को मिलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कार्बन का कंबशन करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक होती है, ओके। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, कंबशन ऑफ कार्बन, बिकॉज C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कभी एग्जाम्पल है कंबशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बुझा हुआ चूना पानी में डाला, ठीक है, क्या बन गया, क्या बन गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, बता। एडिशन रिएक्शन, एडिशन कॉम्बिनेशन में क्या अंतर होता है, एडिशन में पढ़ाऊंगा जब कार्बन पढ़ाऊंगा, जहाँ पर अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। उसमें जब हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड, नहीं पढ़ा है अभी हम लोगों ने, आंसर सी होगा इसका, लेकिन पढ़ा नहीं अभी। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम, ओहो फिर से। During whitewashing walls, slaked lime reacts slowly with CO2 in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Which of the following reaction represents this correctly? कितना आसान क्वेश्चन है, वाइट वॉशिंग चल रही है दीवार की। अच्छा, सीधा CO को CO2 मिलाओगे, सीधा CaCO3, अच्छे। ये भैया स्लेक्ड लाइम लगाओगे दीवार में, CO2 आएगी हवा से, बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। समझ में आएगी चीज़, नहीं, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड नहीं, एक्वस, एक्वस चाहिए, ठीक है, एक्वस चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। 28 का डी आंसर होगा, बिकॉज लिक्विड नहीं, पूरा पानी पानी नहीं होगा, पानी हो जाएगा तो भैया दीवार में लगाओगे क्या, बह नहीं जाएगा पूरा, तुम पानी दीवार में चुप रहोगे क्या भाई, एक्वस होना चाहिए, हल्का सा पानी होना चाहिए, लेकिन पानी पानी नहीं होना चाहिए एकदम। ये बताओ इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देख रहे हो बैलेंसिंग पूछ रहा है। यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ 3 है, हट जाओ, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, ऑक्सीजन 4 है, हट जाओ, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, बधाई हो। बार बार वही स्लेक लाइम, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, स्लेक लाइम, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इनका CDS वालों का यही चलता रहता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, स्लेक लाइम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, वाइट डैजलिंग लाइट, याद है आपको, चश्मा लगा के देखना होता था उसको, फुलझड़ी। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड, वाइट पाउडर ऑफ एमजी इज प्रोड्यूस्ड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन, यस इट इज, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ठीक है। अब बताओ तुम ये ब्राउन फ्यूम वाली गैस, ना बता पाया तुमको ना, भूरी भूरी झाग निकाल देंगे तुम्हारी, बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी बताओ जरा इसको, भूरी झाग वाला क्वेश्चन है ये। लेड नाइट्रेट को जलाते हैं तो लेड नाइट्रेट का कलर क्या है, वाइट है, क्या बनता है, लेड ऑक्साइड येलो कलर का बनता है, और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड के नहीं निकलेंगे। कलरलेस O2 गैस रिलीज, बिल्कुल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अरे बिल्कुल गलत बात, क्यों, सही बात, क्यों, वही बताते तुम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस, बिल्कुल, NO2 के तो ही ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं मेरे भाई, NO2 के ही तो ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो 2 and 4 हो जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल है ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा ये, ठीक है, ध्यान रही ये बात, नहीं रहेगी बात ये, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फ्रीजिंग वाटर, पानी जम गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, भैया पहली बात तो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है, ये तो फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, शुगर इनटू वाटर, अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि कोरोजन है एक तरीके से, कोरोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है,
रैंसिडिटी जो बासापन है, जो सड़ रही थी चीज़ें, वो भी कैसी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 35 तक करेंगे भैया, ये सब कर लोगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद छुट्टी नहीं, 5 थोड़े से क्वेश्चन लगाएंगे एसएससी और रेलवे वाले भी। एन आयरन नेल करवाया हुआ है सब। आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, कैसा है? ब्लू कलर का है, ब्राउन हो जाता है क्या? क्या ब्राउन हो जाता है क्या? आयरन नेल को कॉपर में डिप किया है, कॉपर सल्फेट में, ठीक है, टर्न्स ब्राउन। दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? क्यों हुआ है? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो कॉपर से सफ़ेद को हटा के क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्या कलर का बन जाएगा? ब्लू से ग्रीन बन जाएगा। सोल्यूशन का कब बता रहा हूँ, ब्लू कॉपर सल्फेट था, ग्रीन आयरन सल्फेट बन जाएगा। लो एसएससी के आ ही गए। ये नहीं करना है, पढ़े नहीं अभी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, ओहो लाइम वाटर मिल्की, विच कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड? किस कलर का बनता है? तो मिल्की होता है, वाइट, ठीक है। What is the term for the chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat? हीट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट कंबशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। What are the products in a reaction when where an acid reacts with base? एसिड बेस रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। Which combination reaction also demonstrate the neutralization of atmospheric pollution components? न्यूट्रलाइजेशन यानी कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ओके। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता क्यों है? ये होता है देखो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, यहाँ पर पूछ कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। ए तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देन ये भी नहीं होगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। CaO + CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। ओके, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। नॉट द यूज ऑफ, नहीं पढ़ा है अभी, ब्लीचिंग पाउडर है सब। इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस किससे होगा? जिसके पास ऑक्सीजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, सॉरी रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड एंड MnCl2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ओके। सॉरी, MnO2 इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड HCl इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, 42 का डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, अब ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है एक्वस NaCl, अभी पढ़ा नहीं है ये, काफ़ी सारे क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के पढ़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, रिडक्शन रिएक्शन पूछा है। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब है जहाँ पर कुछ टेस्ट ट्यूब में लास्ट टाइम बच रहा है प्रेसिपिटेट के तौर पे। यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट बच रहा है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर वाइट कलर का अपने को मिल रहा है। सिल्वर आयोडाइड येलो कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड आपका वाइट कलर का, ठीक है। आयरन क्या है? आयरन का क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों आयरन के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ठीक है, आंसर की यहाँ पे दी हुई है, एज अ होमवर्क हैं क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो धन्यवाद सभी को। तो प्लीज़ चेक क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का जाना, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके 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 ओके। यहाँ पर पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित अपचयापचय अभिक्रिया में कौन सा यौगिक एक अपचाचय रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वो काम करेगा जिसका कि क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का या तो आना या हाइड्रोजन का जाना।
तो हाइड्रोजन तो यहाँ से जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है वही तो मैंने बताया रिड्यूसिंग एजेंट। सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे लगा मैंने कुछ दूसरा समझ लिया था, लेकिन मैंने सही समझा था, यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आज कौन सा क्लास छोटा है? 2 आवर तो होने आज भी होने वाला है, 2 आवर नहीं तो होने वाले, 11 बजे अभी। ठीक है, और 9:45 पे क्लास शुरू हुई थी, 9:44 पे, 1.5 घंटे ही तो हुए। कल ही रखना सर ऑफ। अच्छा ठीक है मास्टर, कोई परफ्यूम बताइए। परफ्यूम बताइए मतलब क्या? परफ्यूम मैं नहीं लगाता हूँ। ठीक है, मुझे कोई परफ्यूम के बारे में नहीं पता है। परफ्यूम के बारे में पूछना है तो अमन सर से पूछना। अमन सर जो कि ना कन्नौज से हैं, इत्र नगरी से। तो उनको परफ्यूम के बारे में मेरे लिए लेके आए भी थे एक बार। काफ़ी अच्छा एक डब्बा सा था लकड़ी का, उसमें लेके आए थे, 3-4 बॉटल थी। कोई तो कुछ तो नाम था उनका, फिर दोसी ऐसे करके कुछ तो नाम था, है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ वही बता पाएंगे आपको। 21 में हिंदी अलग। अच्छा 13 को ऑफ कर दो। 13 को क्या है भाई, कल कर देते हैं ना, फिर वेंसडे को, तो 2 दिन क्लास हो गई है, फिर 1 दिन ऑफ, फिर 3 दिन क्लास हो जाएगी, इस तरीके से। ओके 40 वाला देखिए। अच्छा विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कॉम्पोनेंट? मेरे हिसाब से तो सी है, डी बी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रलाइज़ कर रहा है जो CO2 प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी मैं एक बार और चेक कर लूँगा। अगर आंसर की ऑफिशियल आंसर की में इसमें कोई चेंज नज़र आया तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो यही होगा। ठीक है 8 में दिक्कत है, सब में दिक्कत है, तुम लोग क्यों? 8 मैंने करवाई ही नहीं है, क्या मज़े ले रहे हो क्या यहाँ बैठ के? हाँ एक चीज़ बोलनी थी, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। ठीक है कल छुट्टी है, और वो चीज़ ये है कि जिसको भी लगता है, ठीक है, कि उसने जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, उसमें सारे एडॉन्स किए हैं अच्छे से, सारे एडॉन्स किए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एज आ सैम्पल के तौर पे, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, ठीक है, और पोस्ट गुप्ता जो एम्पायर जो था, जो हमने डायनेस्टीज़ पढ़ी थी हिस्ट्री में, ठीक है, आप एक डॉग फाइल में पेज नंबर के अकॉर्डिंग की, इस पेज नंबर में आपने ये ऐड ऑन करवाए थे, इस पेज नंबर पे फैटमैन की बात कर रहा हूँ, फैटमैन में इस पेज नंबर में ये ऐड ऑन करवाए थे, फैटमैन में पेज नंबर ये पे ये ऐड ऑन करवाए थे, ये ऐड ऑन करवाए थे। इस तरीके से एक डॉग फाइल बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं कि सर ना मैंने कर रखे हैं, पता है मैं करता आ रहा हूँ सर, मैं तो जब पैदा हुआ था तभी मैंने ये तो ऐड ऑन कर लिए थे। ये मैसेज नहीं चाहिए, सिर्फ डॉग फाइल चाहिए और कुछ नहीं। 8840286735 डॉग फाइल हो तो उसी को भेजिएगा, बस तब आगे की बात होगी। ठीक है आपसे, अगर मुझे लगा कि हाँ सही है डॉग फाइल। ओके तो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता जिसने भी लगता है हिस्ट्री के पूरे डॉन किए हैं, तो एज अ सैम्पल के तौर पे मुझे भेजिएगा, फिर आगे की बात मैं आपसे करूँगा। ठीक है क्लियर है? फैटमैन नहीं है, कोई बात नहीं। 21 में हिंदी में अलग क्वेश्चन। अच्छा साक्षी जी आपने भेजे थे ज्योग्राफी के, चलो ज्योग्राफी के नहीं चाहिए, हिस्ट्री के डॉग फाइल चाहिए, डॉग फाइल में लिख के टाइप करके। ओके ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।